हेलो लिसनर्स। हेलो बच्चों। वी आर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर इन आवर पास्ट, पार्ट 1, हिस्ट्री बुक, अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। भाई हम चैप्टर 7 पार्ट 7 अशोका, एक ऐसा सम्राट जिसने कि युद्ध को त्याग दिया था, ये पाठ हम पढ़ रहे हैं आज, जो कि हमारी इतिहास की किताब हमारे अतीत भाग 1 से लिया गया है। तो इस कहानी, इस स्टोरी में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सम्राट जो अशोक हुए हैं, भारत के एक महान सम्राट हुए हैं, उनके बारे में। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। रोशन रुपीस। यहाँ पे कहानी है एक छोटी सी रोशन की। रोशन clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. रोशन ने अपनी मुट्ठी में दबा ली हुई। क्लच्ड का मतलब है मुट्ठी में भींचना। क्रिस्प मतलब कुरकुरे, करारे, बिल्कुल नए। रोशन ने बिल्कुल नए नोट जो उसके दादाजी ने उसके जन्मदिन पर दिए थे, अपनी मुट्ठी पे भींच लिए थे भाई। While she badly wanted to buy a new CD, she also wanted to just see and feel the brand new notes. भाई वो चाहती थी कि एक नई सीडी खरीद ले, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चाहती थी कि उस नए नोट को वो अच्छे से देखे और महसूस करे, छू करके। It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a tiny set of lines on the left. तब उसने महसूस किया भाई, जब उसने देखा तो उस जो नोट था उसके दोनों तरफ उसने देखा कि भाई एक तरफ तो था गांधी जी की प्रिंट थी भाई, गांधी जी की पिक्चर बनी हुई थी जो कि मुस्कुरा रही थी, और दूसरी तरफ उसने देखा कि भाई शेरों का एक सेट बना हुआ था, शेरों के चित्र बने हुए थे लेफ्ट की तरफ। What were the lines there for? She wondered. अब उसको हैरानी इस बात की हुई कि वो ये शेर क्यों बना रखे हैं इस नोट पर। चलिए पता करते हैं। A very big kingdom, an empire. एक बहुत बड़ा राज्य जिसे हम एक साम्राज्य कहते हैं। The lines that we see on our notes and coins have a long history. इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है भाई, जो कि हम नोट और अपने कॉइन्स पे जो शेर देखते हैं। They were carved in stone. वो भी पत्थरों पर उकेरे गए थे। And placed on top of a massive stone pillar at सारनाथ, जिसके बारे में भी चैप्टर 6 में हमें थोड़ा सा डिस्कस किया था भाई। सारनाथ में एक बड़े से एक पिलर है, एक बड़ा सा स्तंभ है, इसके ऊपर इन शेरों को रखा गया है। Ashoka was one of the greatest rulers known to history, and on his inscriptions were inscribed on pillars. अशोक को भारत के इतिहास में एक महान राजा माना गया है, और उन्हीं के निर्देशों के अनुसार बड़े बड़े पिलर्स पर, बड़े बड़े स्तंभों पर ये इंस्क्रिप्शन खुदाए गए थे भाई। ठीक है, उत्तीर्ण करवाए गए थे अभिलेख। अभिलेखों के बारे में हमने पहले भी बातें की है। अभिलेख क्या होते हैं? एज वेल एज ऑन रॉक सरफेसेस, और पत्थरों के सतहों पर भी। Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called as empire. भाई उससे पहले कि हम ये देखें कि भी उनके अभिलेखों में क्या लिखा गया था, उससे पहले हम ये देखते हैं कि भी उसका जो साम्राज्य, उसका जो राज्य था, सम्राट अशोक का जो राज्य था, उसको साम्राज्य क्यों कहा गया है।
क्योंकि राज्य और साम्राज्य में भी थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। Ashoka was one of the greatest rulers known to history. The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. भाई अशोक, जो सम्राट अशोक हुए थे, वो जिस राज्य पर शासन करते थे वो उनके जो दादाजी थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि 2300 ईस्वी पूर्व 2300 साल पहले उन्होंने स्थापित किया था। और उनके दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें आजकल तुम अगर टीवी देखते होगे तो तुम्हें सीरियल भी मिल जाएगा। चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय ए वाइज मैन कॉल्ड चाणक्य और कौटिल्य। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका साथ देते थे भाई एक बहुत ही चालाक, बहुत ही होशियार आदमी जिनका नाम था चाणक्य, या फिर हम उसे कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। Many of Chanakya's ideas were written down in a book called अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम की एक किताब है जिसमें भाई जो चाणक्य हुए थे, जो उनके गुरु या फिर उनके साथी कह लीजिए, उनमें उनकी बहुत सारे विचार लिखे गए हैं। तो कौन सी किताब है वो? अर्थशास्त्र, जिसमें लिखे गए थे चाणक्य के विचार। हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, कहानियों में भी देखते हैं भाई चाणक्य की जो सीख है, चाणक्य के जो विचार हैं वो। डेंसिटी, अब ये भी एक वंश जिसे हम कहते हैं, तो ये क्या होता है? When members of same family became rulers one after another, the family is often called a dynasty। जब किसी भी परिवार के कई सदस्य एक एक करके या एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बेटे हुए भी बिंदुसार, उन्होंने राजा शासन किया। अब बिंदुसार के जो बेटे थे वो अशोक थे, उन्होंने शासन किया। तो इन सभी को मिला के एक वंश कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों मौर्य साम्राज्य के अंश थे भाई, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के वंश में आते थे। इसके बाद है देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर। अब उस साम्राज्य में बहुत से नगर थे भाई, शहर थे, मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। अब ये जो मैप है हमारा, इसमें दिया गया है, यहाँ पे देखिए ब्लैक और रेड कलर के जो मार्क हैं ये शहर हैं, ब्लैक कलर के शहर हैं। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। और इनके जो ब्लैक डॉट्स हैं इनमें है पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन, जो कि राजधानियाँ थी भाई। तक्षशिला वाज ए गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, while उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। अब तक्षशिला था वो उत्तर पश्चिम का द्वार था भाई। भारत में उत्तर पश्चिम से जब हम आते थे तब रास्ते में आता था तक्षशिला, इसलिए तक्षशिला को उस समय के भारत का उत्तर पश्चिम भारत का गेटवे कहा गया था भाई, रास्ता कहा गया था, द्वार कहा गया था। इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, जिसमें शामिल था मध्य एशिया, मध्य एशिया से आने वाले लोग वहाँ से आते थे भारत में। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, और ये जो उज्जैन था ये उत्तर से दक्षिण जब भारत में जाते थे तब रास्ते में आता था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सनस प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज, और शायद ये जो व्यापारी थे, ऑफिशियल्स अधिकारी थे, और क्राफ्ट पर्सनस जो कलाकार थे, शिल्पी थे, वो इन शहरों में रहते थे। इन अदर एरियाज
देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, और जो गांव थे उनमें जो किसान और हर्डर्स पशुपालक रहते थे। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट्स वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। अब मध्य भारत का जो हिस्सा था उसमें कौन कौन रहते थे? वहाँ पर भाई जंगल थे, तो जंगली लोग रहते थे, जो लोग जंगल के प्रोड्यूस, जंगल से उत्पादन होने वाली चीज़ों को इकट्ठा करते थे। एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, और जानवरों का शिकार करते थे खाने के लिए। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और जो भारत के अलग अलग हिस्सों में जो लोग रहते थे वो अलग अलग बोलियां या भाषाएं बोलते थे भाई। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल, और वो शायद अलग अलग तरह का खाना खाते थे और उनसे भी अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे। मोर डिफरेंट, और भी ज़्यादा अलग अलग। तो अब यहाँ पे देखिए अपने मैप में दे रखा है भाई, ये जो रेड डॉट्स हैं और ब्लैक डॉट्स हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? ये सिटीज़ हैं। और इन सिटीज़ में क्या क्या डिफरेंस बताए गए हैं? यहाँ देखिए, जो रेड डॉट है वो है इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड, जहाँ पर अभिलेख मिले हैं सम्राट अशोक के शासन के। और जो ब्लैक डॉट है इम्पोर्टेंट सिटीज़, ये बहुत महत्वपूर्ण शहर है भाई। तो यहाँ पे तक्षशिला है, जो कि हम अभी देखते हैं भी आज के पाकिस्तान में है। पाटलिपुत्र जो कि बिहार में है। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। और जो मौर्य साम्राज्य था उसकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। ये जो ब्लैक डॉट है यहाँ पे थी उसकी राजधानी मौर्य साम्राज्य की। अब ये जो रेड डॉट है यहाँ पर मिले हैं इंस्क्रिप्शन, खुदाई के अवशेष मिले हैं भाई, जो कि बताते हैं सम्राट अशोक के टाइम के बारे में। जैसे अगर हम बात करें भारत से बाहर की, मॉडर्न इंडिया से बाहर की, तो इसमें कंधार है, लंपक है जो कि भारत से बाहर है, ठीक है। और ये दो तीन और सिटीज़ हैं, दो तीन और प्लेस हैं, जैसे मनचेहरा, शाहबाज गढ़ी, दोनों पाकिस्तान में है आज के, और तक्षशिला, ये भी आज के पाकिस्तान में है। और बाकी जितने भी हैं, कलसी, मेरठ, टोपरा, हम नॉर्थ से शुरुआत करते हैं। बहापुर, लुम्बिनी, यमपुरवा, लौरिया, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, गुज्जर, इलाहाबाद, रूपनाथ, सांची। अब सांची का जो स्तूप है उसके बारे में हमने पहले भी बातचीत की है। परगुनरिया, उज्जैन, गिरनार, सोपारा, सन्नाती, मस्की, ब्रह्मगिरी, येरुगा, जोगढ़, धौली, ये सारे भारत में हैं। अब ब्रह्मगिरी हमने पहले भी पढ़ा है भाई, वहाँ भी अवशेष मिले थे भाई। जो हमारे पुराने लोग थे उनकी एक कब्रें मिली हैं। तो ये हमारा मैप है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? ये जो साम्राज्य है वो राज्यों से किस तरह से अलग थे भाई, ये देखते हैं भाई किस तरह से अलग थे। एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स। जो साम्राज्य है भाई वो बहुत बड़े होते हैं, उनको राज चलाने के लिए, राजाओं को राज चलाने के लिए उन एम्पायर्स पे ज़्यादा सोर्सों की ज़रूरत होती है, जो ज़्यादा स्रोतों की ज़रूरत होती है। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाई बिग एनिमल्स आर्मीज, और बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है ताकि उसकी प्रोटेक्शन कर सकें, उसकी
सुरक्षा कर सके। सो आल्सो दे नीड ए लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। और इसीलिए ज़्यादा टैक्स इकट्ठे करने पड़ते थे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा इलाका होता था। इसलिए उन टैक्सों को इकट्ठा करने के लिए, उन करों को इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा नंबर में ऑफिशियल की ज़रूरत पड़ती थी, अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती थी। रूलिंग द एम्पायर। अब साम्राज्य को किस तरह से शासन किया जाता था। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। क्योंकि जो साम्राज्य था वो बहुत विशाल था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। The area around Pataliputra was under the direct control of emperor। और जो पाटलिपुत्र का जो इलाका था, उसके चारों तरफ का जो इलाका था, वो एम्परर के द्वारा शासित था भाई। जो सम्राट था उसे शासित था, क्योंकि वो उसके नीचे आता था भाई, देख रेख करता था भाई, महाराज सम्राट था वो। दिस मीन्स दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस from farmers, herders, craftspersons and traders who lived in the villages and towns in the area। अब जो इलाका पाटलिपुत्र के आसपास लगता था, उसमें जितने भी कस्बे आते थे या फिर गांव आते थे, उन गांव और कस्बों में जो लोग रहते थे, उनसे सभी से इकट्ठा किया जाता था कर। और ये कर इकट्ठा करते थे ऑफिशियल्स, अधिकारी, जो कि सम्राट द्वारा चुने जाते थे। Officials also punished those who disobeyed the ruler's orders। और जो अधिकारी थे, वो ये ऐसा नहीं था कि उनको अगर वो कोई गलत काम कर दें तो उनको दंड नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें दंड भी दिया जाता था, ताकि वो राजा का, जो सम्राट था, उसके आदेशों की अवहेलना ना करें। मतलब उनका कहना माने, उनके आदेशों को पालन करें। और जो उनके आदेशों का पालन नहीं करता था, उनको दंडित भी किया जाता था, सजा भी दी जाती थी उन अधिकारियों को। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। उनमें से अधिकतर ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, उनको तनख्वाह दी जाती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट ए वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। जो संदेशवाहक थे, जो मैसेंजर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अभी संदेशों को पहुंचाने के लिए। एंड स्पाइस केप्ट ए वॉच ऑन द ऑफिशियल। और जो भाई जासूस होते थे भाई, स्पाइस मतलब जासूस, आज भी होते हैं भाई जासूस। तो वो जो जासूस होते थे, उन्हें मैसेंजर्स पर निगरानी रखते थे, कहीं इनको कोई खतरा तो नहीं है, या फिर इन्होंने जो सम्राट के जो आदेश हैं, जो संदेश हैं, वो किसी को दे तो नहीं दिए हैं। विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। और ये किसकी हेल्प से नज़र रखे जाते थे? विद द हेल्प ऑफ रॉयल फैमिली, जो शाही परिवार था उसके सदस्य, एंड सीनियर मिनिस्टर, और जो अधिकारी थे, बड़े मंत्री थे, उनकी सहायता से नियंत्रण रखा जाता था इन मैसेंजर्स पर। देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस। और भाई साम्राज्य जो था उसके अंदर और भी इलाके थे। ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला एंड उज्जैन। और उनमें वो जो छोटे छोटे और भी राज्य थे, उन राज्यों पर शासन किया जाता था उन राज्यों की राजधानियों के द्वारा। जैसे कि भी तक्षशिला या फिर उज्जैन जो सब राजधानियाँ हुई हैं, उनसे उसके जो चारों तरफ का जो प्रोविंस था, राज्य था, जिसे क्षेत्र कहते हैं, तो प्रांत भी कहते हैं, उस पर शासन किया जाता था। Although there was some important amount of control from पाटलिपुत्र, लेकिन वहाँ भी थोड़ा बहुत जो अधिकार था, जो कंट्रोल था, वो पाटलिपुत्र का था।
मतलब उन राज्यों पर भी जो शासन किया जाता था उनमें थोड़ा बहुत हाथ पाटलिपुत्र का भी था, मतलब सम्राट भी उन पर थोड़ा बहुत शासन करते थे। The royal princes were often sent as governors। जो भी रॉयल प्रिंसेस थे, जो शाही प्रिंसेस होते हैं, राजकुमार, तो भी जो राजकुमार थे अक्सर उनको राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था उन राज्यों में। राज्यपाल जो गवर्नर भी कहा जाता है उनको। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। और वहाँ पर उन राज्यों में जो लोकल कस्टम थे, जो कि वहाँ पर आमतौर पर रीति रिवाज जो अपनाए जाते थे उनको फॉलो किया जाता था, उनको माना जाता था शासन करने के लिए। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। और उसके साथ साथ ये जो केंद्र थे, जो राजधानियाँ थी, जो शहर थे बड़े बड़े, और पाटलिपुत्र जो राजधानी थी, उनके बीच में जो एरिया था वहाँ पर बड़े बड़े इलाके थे, खाली इलाके थे। Here the Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever sources were available as tax and tribute। तो जो मौर्य थे, जो मौर्य सम्राट थे, वो सिर्फ रास्तों पर, मतलब सड़कों पर और नदियों पर अधिकार करने की कोशिश करते थे। विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, जो कि यातायात के लिए महत्वपूर्ण थे। एंड टू कलेक्ट वाट एवर सोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। और उनके लिए कि भी जिस चीज़ से उन्हें कर या फिर नजराने, जिसे भेंट कहते हैं, उनको मिल सके, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर वो अधिकार करने की कोशिश करते थे। For example, the Arthashastra tells us that the northwest was important for blankets। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि भी जो नॉर्थ वेस्ट था, उत्तर पश्चिम था, वो कि कंबल के लिए मशहूर था, कंबल जिसे हम ओढ़ते हैं सर्दियों में। एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। और दक्षिणी भारत जो कि गोल्ड, सोने और प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थरों के लिए फेमस था। इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। और ये जो था भाई, तो भाई वहाँ पर नजराने भी आते थे भाई। ये संभव था कि भाई ये नजरानों के रूप में, भेंट के रूप में ये लिए जाते थे भाई। सोना जैसा हो गया या फिर कीमती पत्थर हो गए, कंबल हो गए, ये ट्रिब्यूट। अब देखते हैं भाई भेंट या फिर नजराने वो क्या थे। अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन ए रेगुलर बेसिस, जैसे भी टैक्स थे, जो कर थे, वो रेगुलर बेसिस पे इकट्ठे किए जाते थे, नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे। ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल। जो नजराने थे या भेंट थे वो कभी भी लिए जाते थे, कभी भी जब मन किया तब। फ्रॉम पीपल हु गेव ए वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। उन लोगों से जो कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कम या ज़्यादा देते थे वे। तो ये नजराने थे जो कि एक तरह के टैक्स के ही रूप में लिए जाते थे, लेकिन इनमें अंतर क्या था कि टैक्स भाई नियमित रूप से लिए जाते थे, और जो नजराने थे, भेंट थे, वो अनियमित रूप से लिए जाते थे। कर फिक्स किए जाते थे, भाई इतना कर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, मजबूरी थी। लेकिन जो नजराने थे वो लोग अपनी इच्छा से दे सकते थे।
देयर वर आल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स। भाई इलाके ऐसे भी थे जहाँ पर जंगल थे। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर फॉर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। और इन इलाकों पर में जो लोग रहते थे वो या तो ज़्यादा थे या फिर कम स्वतंत्र थे, आज़ाद थे भाई। But many have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan official। लेकिन उनमें से अधिकतर क्या आशा की जाती थी कि जो मौर्य के अधिकारी थे, मौर्य साम्राज्य के अधिकारी थे, उनको ये जो जंगल के जो लोग थे वो दे क्या गया, एलिफेंट्स हाथी जब भी ज़रूरत पड़े, टिम्बर लकड़ी घर बनाने के लिए या फिर और कोई सामान के लिए, हनी शहद, वैक्स और मोम, ये चीज़ें जब भी ज़रूरत पड़े तो इन मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों को या पदाधिकारियों को दे लाकर दे। अब यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है भाई, द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, सम्राट और राजधानी। तो भाई सम्राट और राजधानी के बारे में देखते हैं भाई क्या क्या हमें पता चलता है। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator। अब ये सेल्यूकस निकेटर जो थे ये भी वेस्ट एरिया पश्चिम एशिया में एक ग्रीक राज्य हुआ था भाई पुराने टाइम में, तो उन्होंने ये भेजा था मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत भेजा था भाई। जैसे भाई पुराने जैसे आज भी हम देखते हैं भाई अलग अलग देशों में जो सरकारें होती हैं वो दूसरे देशों में एक तो लोगों को भेजती हैं, कुछ ग्रुप को भेजती हैं ताकि वो दूसरे देशों की सरकारों से बातचीत करें व्यापार के लिए या फिर शांति समझौते के लिए या फिर जानने के लिए भाई वहाँ क्या हो रहा है। तो भाई वैसे ही सेल्यूकस निकेटर जो ग्रीक सम्राट हुए थे पश्चिमी एशिया के, उन्होंने अपना जो राजदूत भेजा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में पता करने के लिए कि भाई वहाँ पर कैसे शासन चलाया जा रहा है, कैसी नीतियाँ वहाँ पर है। Megasthenes wrote an account about what he saw. Here is a part of his descriptions। अब मेगास्थनीज ने एक भाई जो भी यहाँ पर देखा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, तो वो सारा कुछ उसने नोट कर लिया, लिख लिया। तो उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पे बताया गया है भाई क्या क्या लिखा था उसने। The occasions on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal processions। ऐसे कुछ अवसर जब जो सम्राट लोगों के बीच में आते थे तो भाई ऐसे अवसरों को रॉयल प्रोसेशन के रूप में मनाया जाता, भाई शोभा यात्रा निकाली जाती थी। ही इज कैरिड इन ए गोल्डन प्लैंक्विन, उनको मतलब सम्राट को सुनहरे पालकी में ले जाया जाता था। प्लैंक्विन होती है पालकी। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, और उसके जो रक्षक होते थे अंगरक्षक जिसे कहते हैं वो भी हाथियों पर चलते थे और उन हाथियों को सजाया जाता था गोल्ड और सिल्वर से, सोने और चांदी से। Some of the guards carried trees on which live birds, including a flock of trained parrots, circle about the head of the emperor।
और उनमें से कुछ गार्ड थे, कुछ अंगरक्षक थे, वो पेड़ों को लेके चलते थे भाई। उन पेड़ों पर पक्षी होते होते थे, इंक्लूडिंग ए फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स, जिनमें कि शामिल होते थे ट्रेन्ड पैरट्स, प्रशिक्षित तोते। वही ट्रेन किया जाता था उन पैरट्स को, तोतों को, जिनका क्या काम था, सर्कल अराउंड द हेड ऑफ द एम्परर, उस सम्राट के सिर के चारों तरफ घूमते रहना। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म्ड वुमेन, और जो राजा थे वो अक्सर सराउंडेड रहते थे, अक्सर घिरे रहते थे आर्म्ड वुमेन, शस्त्रधारी औरतों से भी, हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। He is afraid that someone may try to kill him. उनको इसका हर बार हमेशा डर लगा रहता था भी उन राजाओं को कि कहीं उन्हें मार ना दिया जाए। He has special servants to taste the food before he eats. और उनके पास, उन राजाओं के पास खास सेवक होते थे जो कि खाने से पहले उनके भोजन को टेस्ट कर सके, कहीं भी उनके खाने में जहर तो नहीं मिलाया गया है। He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. और जो राजा थे वो 2 रातों से अधिक एक कमरे में नहीं सोते थे। ये सब के सब उन राजाओं की सुरक्षा के लिए किया जाता था। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना ही रोड, और आज की जो पटना है जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता था पहले, उसके बारे में क्या लिखा। दिस इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, ये एक बहुत बड़ी और सुंदर शहर है भाई। इट इज सराउंडेड बाई ए मैसिव वॉल, और इसके चारों तरफ एक मैसिव वॉल है, बहुत बड़ी दीवार है भाई। इट वॉज 550 टावर्स एट 64 गेट्स, और इस दीवार में 570 बुर्ज है एंड 64 गेट्स, 64 द्वार है। बुर्ज एक ऐसी जगह होती है जो आम दीवार से ऊपर उठी हुई होती है। The houses of 2 and 3 stories are built of wood and mud brick. और जो घर थे, जो 2 या 3 मंजिल पर जो घर होते थे वो लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। मड ब्रिक मिट्टी की ईंटों से बने होते थे। The king's palace is also of wood and decorated with stone carvings. और जो राजा का महल होता था वो भी लकड़ी से बना होता था एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स, और पत्थर की नक्काशी से सुशोभित होता था भाई, अलंकृत किया जाता था। इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड इंक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, और क्या क्या किया जाता था, उसके चारों तरफ बगीचे लगाए जाते थे एंड इंक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, और चिड़ियों के लिए बसेरे लगाए जाते थे भाई। जैसे भाई हम देखते हैं भाई तोतों के, तो जो लोग तोते पालते हैं तो एक पिंजरा लगा लेते हैं घर में, तो वैसे ही उन बगीचों में ऐसी व्यवस्था की जाती थी ताकि चिड़िया और जो दूसरे पक्षी है वो वहाँ पर रह सकें। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड ही एट। भाई राजा के पास उन खास सेवकों की जरूरत क्यों होती थी, या क्यों रखते थे कि जो भी भोजन को टेस्ट करें जो कि राजा के लिए आता था। क्योंकि there was always a fear that the king will be murdered, भाई राजा को मारा जा सकता है। as so there may be a fear of mixing poison in his food, भाई इसके लिए उनके खाने में जहर मिलाया जा सकता था। इसलिए राजा के पास खास नौकर होते थे कि भाई जो राजा के खाने से पहले उस खाने को चखते थे। इन व्हाट वेज वाज पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदड़ो,
मोहनजोदड़ो, जो कि हमने पिछले चैप्टर 4 में पढ़ा था, सॉरी चैप्टर 3 में जो पढ़ा था उसे किस तरह से अलग था। तो ये तुम्हारे लिए आज का काम है, मोहनजोदड़ो और पाटलिपुत्र में क्या क्या भिन्नताएं थी, क्या क्या अंतर थे। तो ये होमवर्क है और उम्मीद करता हूँ कि आज का काम आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली थ्रू व्हाट्सएप और मैसेज, और यू कैन कॉल। मिलते हैं नए सेशन में, अगले सेशन में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।